आज है 18 जनवरी 2030। 18 जनवरी से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो ये है, पुरानी पेंशन व्यवस्था पर राज्यों को चेताया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने चेताया है और एक गाइडलाइन जारी की है। उसमें साफ किया है कि आरबीआई के पास इतना फंडिंग नहीं है, भविष्य में जो फंड है उसकी समस्या बन सकती है, इसलिए पुरानी पेंशन लागू ना करें। इस संबंध में ये कहा है, आगाह किया है। तो देखते हैं क्या और इसमें लिखा है। आने वाले वर्षों में उनके लिए देशी देनदारी बढ़ेगी जिसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है। आरबीआई ने राज्य वित्त 2022-23 के बजट का अध्ययन शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में यह बात ऐसे समय कही है जब हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना पर से लागू करने की घोषणा की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ने केंद्र सरकार तथा पीएफआरडीए को ओपीएस बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में जानकारी दी थी। वहीं पर देखिए, दिनांक 21/1/2030 को मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में जनपद कौशाम्बी में रहेगा अवकाश। तो कौशाम्बी जिले में मौनी अमावस्या का अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में वहाँ का ये कैलेंडर भी है। तो ये 21 तारीख को यहाँ से आपको स्थानीय अवकाश के रूप में से घोषित किया गया है, मौनी अवकाश रहेगा, जबकि अन्य जगह के कैलेंडर में ऐसा नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक की भर्ती निकली हुई है। जिन जनपदों में ये जगह खाली थी उनके लिए आवेदन आज से कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनकी विज्ञापन 9 जनवरी को निकाला गया था और इनकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इनकी वेबसाइट ये आप देख पा रहे होंगे। इस वेबसाइट के माध्यम से जाकर के आप इन्हें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें अभी 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलते हैं। संबंधित कार्यालय में 2 फरवरी 2023 तक जमा कराना होगा और यहाँ पर यूपी करके ये अधिसूचना फॉर्म डाउनलोड है। कुल मिला के यहाँ से ये जो है वेबसाइट पर एक्टिव लिंक नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अपने जिला पंचायत या ब्लॉक पंचायत या ग्राम पंचायत कार्यालय से एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इस फॉर्म को पूरी तरह से भरकर संबंधित कार्यालय में 2 फरवरी 2023 तक जमा कराना होगा। तो यहाँ पर ये ऑफलाइन प्रक्रिया है, इसमें ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे आप देखेंगे कि मानव संपदा पर जो हम लोग अवकाश लेते हैं, हमारे शिक्षक साथी या कर्मचारी अवकाश लेते हैं, उसके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उनको जारी किया गया है। तो इन दिशा निर्देशों को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहली बात कि आकस्मिक अवकाश के संबंध में जो नियम है वो क्या है। आकस्मिक अवकाश विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन आवेदित करें। विद्यालय यदि 9 बजे का है तो 9 बजे से पहले हर हाल में आप अवकाश के लिए आवेदन कर दें। विद्यालय आरंभ के पश्चात आवेदित अवकाश मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये उपार्जित अवकाश के संबंध में, जो अर्न लीव होते हैं उनके संबंध में। तो उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने तक उपभोग न किया जाए। यदि सिर्फ आवेदित अवकाश के आधार पर विद्यालय से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो आप पर होने वाली किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, उपार्जित अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाना चाहिए, क्योंकि उपार्जित अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना रहती है। ईएल यानी कि अर्न लीव न्यूनतम 3 दिन से अधिक की आवेदित की जाए। 3 दिन से कम ईएल पर विचार नहीं किया जाएगा। ये भी इसमें साफ किया गया है कि जो अर्न लीव है वो कम से कम 3 दिन की ली जानी चाहिए। नेक्स्ट है मेडिकल लीव से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले, चिकित्सा अवकाश आवेदित करते समय प्रार्थना पत्र तथा किसी पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र दोनों की संकलित पीडीएफ बनाकर अपलोड होनी है। इसके बाद में चिकित्सा अवकाश विद्यालय अवधि प्रारंभ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से आवेदित किया जाए। बैक डेट में आवेदित किए गए चिकित्सा अवकाश पर विचार नहीं किया गया। ये पहले नया पॉइंट आपका है जो बैक डेट में मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद में है चिकित्सक के परामर्श पत्र पर बेड रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा हो
और इसके बाद में ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस लगा हुआ होना चाहिए। यदि फिटनेस नहीं लगा हो तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरांत विद्यालय में ऑफलाइन या ऑनलाइन मानव संपदा पर कार्यभार ग्रहण करें तथा चिकित्सा अवकाश लेने संबंधी लगाए गए सभी अभिलेखों की छायाप्रति तथा अवकाश स्वीकृति पत्र की छायाप्रति अपने विद्यालय में सुरक्षित रखें। इसके बाद है चिकित्सा अवकाश का दुरुपयोग या गलत तथ्य के प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये साफ इसमें किया गया। इसके बाद में CCL की बात करते हैं। यहाँ पर बाल्य देख रेख यानी कि बाल्य देखभाल के लिए तो इसमें क्या है, बाल्य देखभाल अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाए, क्योंकि अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना है। नेक्स्ट है इसमें प्रार्थना पत्र होना चाहिए। बाल देखभाल अवकाश संबंधित प्रारूप जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत करा ली जाए। बाल देखभाल अवकाश के आधार पर संबंधित अभिलेख क्या होना चाहिए। यदि अवकाश का आधार बच्चे की चिकित्सा है तो पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र, और यदि अवकाश का आधार बच्चे की पढ़ाई है तो बच्चे के विद्यालय का आई कार्ड और परीक्षा सारणी ये आपके होने चाहिए। इसके बाद में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, यदि बच्चा 10 के ऊपर कक्षा में है तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए। शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से आवेदक के सभी बच्चों का उल्लेख किया जाए व सभी बच्चों की जन्म तिथि का भी उल्लेख किया जाए। इसके बाद में एक और पॉइंट इसी से संबंधित है बाल्य देखभाल से, तो वो इस प्रकार से है कि अवकाश संबंधित प्रारूप पर स्पष्ट रूप से पूर्व में लिए गए अवकाशों का विवरण, वर्तमान सत्र तथा विद्यालय में पूर्व से अवकाश पर चल रहे शिक्षकों का विवरण अनिवार्य रूप से भरा जाए। इसके बाद प्रसूति अवकाश की बात आती है तो इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र, प्रसूति अवकाश देयक पत्र का प्रारूप, चिकित्सक का परामर्श पत्र, अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो तथा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और इसके बाद में शपथ पत्र, इतने पॉइंट प्रसूति के लिए आपको लगाने होंगे। इसके बाद में गर्भपात की बात आती है तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र, चिकित्सक का परामर्श पत्र और शपथ पत्र ये आपको लगाने हैं। इसके बाद में अत्यंत जो महत्वपूर्ण बात है वो इस प्रकार से है नीचे, किसी भी विद्यालय में 33% यानी कि 1/3 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं अवकाश पर नहीं रहेंगे। और इसके बाद में किसी भी विद्यालय में यदि पूर्व से 2 शिक्षिकाएं बाल्यकाल अवकाश पर हैं तो ऐसे विद्यालय में किसी अन्य शिक्षिका का बाल्यकाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके बाद में बाल्यकाल अवकाश पर चल रही शिक्षिकाओं को यदि समय समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाएगा तो उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। और नेक्स्ट है दिशा निर्देश की एक कॉपी प्रत्येक विद्यालय में हार्ड कॉपी के पर सुरक्षित रखें व दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अवकाश आवेदित करें। उपरोक्त समस्त अवकाश किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन देय नहीं होंगे, सभी अवकाश अब ऑनलाइन देय हैं। इसके बाद में फिर लिखा है समस्त प्रधानाध्यापक को सूचित किया जाता है कि वह अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ पर आवेदित अवकाश स्वीकृति से पूर्व विद्यालय अभिलेखों में दर्ज नहीं करेंगे तथा आवेदनकर्ता आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश को छोड़कर किसी भी प्रकार के अवकाश को स्वीकृत करने से पूर्व उपयोग नहीं करेंगे तथा विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे।